नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की कुछ अन्य योजनाएं जिसमें कृषि योजनाएं होंगी, अन्य योजनाएं भी होंगी, ठीक है? तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में अंत तक। और अगर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। हालांकि मैंने योजनाओं के कई वीडियो कर रखे हैं तो उनको जाके आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें पहली योजना है हमारी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड एवं ऑयल पॉम, यानी कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम, ठीक है? बात करते हैं इस योजना का प्रारंभ सन 2014 में हुआ था और योजना का उद्देश्य इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन तथा एवं इसकी उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने से है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि तिलहन उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चालू की गई थी? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, या अन्य कोई भी योजना आपको दी जा सकती है, ठीक है? तो इसका शुभारंभ 2014 में हुआ था और ऑयल सीड डिवीजन डीएसी एंड एफडब्ल्यू कृषि भवन नई दिल्ली, मतलब ये तो ये जहाँ से ये फोटो उठाई गई वहाँ का है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम, ठीक है? अगली योजना आ जाती है हमारी नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इस योजना को प्रारंभ इसको भी सन 2014 में ही किया गया था, ठीक है? और इस योजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण तथा उनको कृषि क्षेत्र में सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना बेसिकली इस योजना का उद्देश्य था। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? अगली योजना आ जाती है हमारी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है? इस योजना का प्रारंभ भी सन 2014 में हुआ था। इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक या जैवग्राम की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा समूहों के विश्लेषण तथा उनके परिणामों के आधार पर कृषि क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना इस योजना का उद्देश्य था। योजना का नाम ध्यान रखेंगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है? और देखिए आपको बेसिकली इन योजनाओं से आपको शायद ये ना पूछा जाए कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, बस आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए तो वो आप इसको रिलेट करते हुए भी चल सकते हैं। जैसे कि पहली योजना थी हमारी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑयल के बारे में बात आ रही है, ऑयल सीड और ऑयल पाम के बारे में, तो सिंपल सी बात है ये तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, कहीं ना कहीं तेल से संबंधित है। ऑयल का मतलब ही तेल होता है। तेल जो हम खाते हैं वो तेल कहाँ से निकलता है? या तो सरसों से निकलेगा या फिर तिलहन से निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के ये तिलहन, मतलब तिलहनी फसल बोली जाती है ना। सरसों सरसों एक फसल का नाम है, लेकिन अगर उस तरीके से आप बोले ना कि ये कौन सी फसल है, तो वो तिलहनी फसल ही बोली जाएगी। तो तिलहनी फसल से ही आपको ऑयल मिलेगा। तो उसके डेवलपमेंट के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है? दूसरी योजना के बारे में अगर बात करें तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका जो उद्देश्य था बेसिकली कृषि पद्धतियों के विवरण में कृषि क्षेत्र में एक किसान को मतलब एक तरीके से जो प्रौद्योगिकी है उसको बेहतर करना है, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। चूंकि टेक्नोलॉजी ही आ गई यहाँ पे वर्ड, तो उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, इस टेक्नोलॉजी में सुधार करना, इस किसान को उस टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाना इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है? अगली योजना आ जाती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब चूंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है तो सस्टेनेबल का मतलब है कि जो काफी लंबे समय तक चले और एग्रीकल्चर से संबंधित, यानी कि लंबे समय तक आप सिंपल सी बात है ज्यादा अगर खाद दे देंगे, ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी का आप कुछ भी कर देंगे तो वो आपकी सिंपल सी बात है वो ज्यादा लंबा तो उस सीजन में चल सकता है, पर एक लॉन्ग टर्म में वो लंबा नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक तरीके से जो मृदा होती है यानी जो मिट्टी होती है उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है आपको मृदा के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वही इस योजना का उद्देश्य है कि आपको बेसिकली मिट्टी को अपडेट करना है, मिट्टी को अच्छा करना है, कुल मिला के ये, ठीक है? अगली योजना आ जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है?
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यह योजना आपकी सन 2007 में स्टार्ट की गई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाने की सुरक्षा से संबंधित कोई ना कोई मिशन होगा। नेशनल लगा यानी कि राष्ट्रीय है, भारत सरकार द्वारा आयोजित है, 2007 में स्टार्ट हुआ था। देख लेते हैं इसका उद्देश्य। तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। भूमि की उर्वरता तथा खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि प्रदेश क्षेत्रों में के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना। सिंपल समझ गए ना कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मतलब ही है कि फूड की सिक्योरिटी करना। अब चूंकि फूड की सिक्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली जो खाद्यान्न उत्पादकता होगी वो उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरकता को भी आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। और कुल मिला के बस वहां से ही आप रिलेट कर पाएंगे। अगली योजना आ जाती है हमारी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। हालांकि ये योजना आपकी 2013 में लॉन्च हुई थी या 13 में प्रारंभ हुई थी। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, क्रॉप का मतलब हो जाता है फसल, इंश्योरेंस का मतलब हो जाएगा बीमा, तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। हालांकि नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। तो प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। क्लियर। अगली बात करते हैं इसके बिंदु के बारे में। तो प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है, ठीक है। अब चूंकि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ मतलब कमी हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ कहीं पे आपको अगर नुकसान हुआ है तो वहां पे आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चूंकि नेशनल क्रॉप है तो क्रॉप यानी कि फसल से ही संबंधित इंश्योरेंस होएगा, ठीक। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित है। कृषि विकास, कृषि के विकास से संबंधित योजना रहेगी, 2007 में लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उद्देश्य देखते हैं तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध समवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। क्लियर। अगली योजना के बारे में बात करें, हालांकि इसी का एक विशेष बिंदु बच जाता है यानी कि स्पेशल पॉइंट। तो इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी चलाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना। हालांकि अगर आप किसी गांव से संबंधित हैं तो अब तो नहीं हालांकि, लेकिन थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हरी हरी बोरियों में मतलब जो खादी, कई आपने जगह पे देखा होगा अभी भी, मतलब जो ऊसर बंजर जमीन है उनमें डालने के लिए ग्रीन जो बोरी होती है, बोरी 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 बोलते हैं ना, हाँ, जिसमें गेहूं वेहूं भर के रखते हैं, तो उन बोरियों में हरे कलर की बोरियां होती थी, उनमें ये खादी बांटी जाती थी, मतलब सरकार द्वारा फ्री में, मुफ्त में। मतलब वो जो भूमि होती थी यानी ऊसर या बंजर भूमि होती थी उसमें इस खादी को डालने से वो भूमि कह सकते हैं कि खेती योग्य हो जाती थी, ठीक है। तो इस योजना का प्रारंभ सन 2019 में, 19 तो नहीं यार, ये मतलब कुछ गड़बड़ है, देख लेना आप एक बार। हालांकि अगर ऑफिशियली ये बोल ही रहा है कि ये 2019 में हुई थी तो हो सकता है। तो हालांकि अगर जिप्सम के बारे में बात की जाए तो मैंने ये जिप्सम को अप्रोक्स सन 2014-15 के समथिंग ही मैंने देखा था, मैंने भी अपने खेतों में डलवाई थी, ठीक है। मतलब हमारे कुछ थे दो चार ऊसर के खेत, तो उसमें डलवाई थी। तो अगर 2014-15 में हमको मिल गई थी, फिर ये योजना 2019 में कैसे लागू हो सकती है, ठीक। तो देख लेंगे लेंगे एक बार आप, ठीक है। तो बात करते हैं, हालांकि इसमें दिया है 2019 पर, आप देख लेना एक बार। तो इस योजना का अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्षारीय या ऊसर भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, ठीक है। मैंने बताया था ना जो ऊसर या बंजर भूमि होती थी उसमें ये डाली जाती थी, ठीक है। अगली योजना की बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रायोजित रहेगी। सामाजिक सहायता यानी कि समाज की सहायता करने से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम होएगा, ठीक है। बात करते 15 अगस्त 1995 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। योजना के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो चयनित परिवारों के 65 वर्ष से अधिक वृद्धों को पेंशन या कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता, यानी कि इसको बोला जा सकता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना भी बोला जा सकता है। हालांकि वो नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही होगी उसने जब ये योजना चलाई थी तो उन्होंने ये वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई थी। हालांकि इसका अगर ऑफिशियली नाम देखें केंद्र सरकार के द्वारा तो वो आपका रहेगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है। गरीबी रेखा में शामिल परिवारों के सदस्यों की सामान्य तथा दुर्घटना के कारणों से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता करना,
इस योजना का उद्देश्य रहता है वहाँ की चयनित परिवारों की गर्भवती महिलाओं या 2 जीवित बच्चों तक को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगली योजना आ जाती है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी 1986 में। उद्देश्य रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना। ठीक है। इस योजना के विशेष बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो स्वच्छता में मलमूत्र तथा अन्य मानवीय निष्क्रिय पदार्थों का उचित रूप से निष्पादन करके पर्यावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना है। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति तथा बंधुआ मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाना था। 1 अप्रैल 1999 से कार्यक्रम में संशोधन किया गया और अब यह गरीबी आधारित कार्यक्रम न रहकर एक मांग आधारित कार्यक्रम हो गया था। ठीक है। हालांकि बात करते हैं 2 अक्टूबर 2014 के बाद में तो इस योजना को ही अपडेट करके कह सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ एवं खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों तथा जिलों को निर्मल ग्राम पुरस्कार देने की योजना प्रारंभ किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में या कह सकते हैं अगली योजना के बारे में। तो अगली योजना आ जाती है हमारी स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक है। स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक है। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर सन 2002 में। इस योजना के तहत ग्राम वासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाती की जाती थी। स्वजल धारा कार्यक्रम सन 2002, दिसंबर सन 2002। ठीक है। विशेष बिंदुओं की अगर बात करें तो इस योजना के तहत गांव वालों को लागत का 10% वहन करना होता था। यानी कि जिस गांव में अगर हेडपंप लग रहा है या बावड़ी बननी है या फिर कुआं बनना है, तो जैसे अगर 100 रुपए खर्च होने हैं तो 100 रुपए में 10 रुपए ग्राम सभा से लिया जाएगा। यानी कि गांव उस जिस गांव में बन रहा है उस गांव से लिया जाएगा। वो लोग अपना चंदा करके दे सकते हैं। बाकी 90 रुपए केंद्र सरकार देती थी। ठीक है। क्लियर। अगली योजना आ जाती है राजीव आवास योजना। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हुई थी वर्ष 2011 में। इस योजना का उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटना तथा देश को स्लम मुक्त बनाना था। ठीक है। अगली योजना आ जाती है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1985-86 में, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा अपनी माता जी या कह सकते हैं इंदिरा गांधी के याद में ये किया गया था। मतलब योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध करवाना था। विशेष बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता था। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। ठीक है। और इसी योजना को अपडेटेड करके समय समय पे वर्तमान में अगर बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो इसी योजना का कह सकते हैं कि अपडेटेड रूप है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अगर बात करें तो यह फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। पात्रता 18 से 40 वर्ष तक के उम्र के लोग इस योजना के कह सकते हैं कि लाभार्थी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर योजना के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय 15,000 या फिर इससे कम है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ संगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले भट्टा कर्मचारी या जो भी है, मतलब कुल मिला के जिनका कोई प्रॉपर वो नहीं है, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनका कोई मंथली सैलरी वगैरह का सिस्टम नहीं है। ठीक है। वो पता चले कि आज उनके पास में काम है कल नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद में 3,000 रुपए पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सकते हैं तथा आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्लियर। अगले पॉइंट पे आ जाती है। अगली योजना है हमारी बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। ठीक है। तो देखते हैं। तो जो बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम थी इसकी शुरुआत दिसंबर 2003 में हुई थी। ठीक है। और अगर इसके पात्रता की बात करें तो सिंपल से भारत का नागरिक होना चाहिए। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनकर चाहे वो पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होने चाहिए। अगर बात करें लाभार्थी की तो लाभार्थी 15,000 रुपए
के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियों और नई बीमारियां दोनों सम्मिलित हैं। चिकित्सीय शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है कि प्रसूति प्रसुविधा पहले 2 बच्चों के लिए बच्चा 2500 रुपए, नेत्र उपचार के लिए 75 रुपए और चश्मे के लिए 250 रुपए, 250 50/7 रुपए। अस्पताल आवासीय अस्पताल में भर्ती के लिए आपको 4000 रुपए, आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी शुल्क के लिए आपको 4000 रुपए, अस्पताल में भर्ती एवं उसके पश्चात सहित टोटल 15,000 रुपए, शिशु कवरेज 5,000 रुपए, बाह्य रोगी विभाग तथा विभाग एवं बाह्य रोगी विभाग एवं कृत्य बीमारी सीमा 7500 रुपए। ये इसका कुछ सिनेरियो रहेगा, मतलब जो इस योजना के तहत कह सकते हैं स्वास्थ्य बीमा स्कीम का जो वो रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पैसा मिलता है, ये उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। हालांकि आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, वो उसमें टोटल कितने रुपए का पैकेज है, तो लगभग आपका 15,000 रुपए का पैकेज रहेगा। ठीक है। अगली योजना के बारे में अगर बात करें तो वन स्टॉप सेंटर योजना। हालांकि ये मैंने जो पिछले वाला शायद वीडियो था उसमें भी इस योजना के बारे में बताया था, पर देख लेते हैं एक बार फिर से। ये योजना 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। ये लोकप्रिय रूप में सखी के रूप में जानी जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। यह इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक योजना है। इस योजना के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान किए जाने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक। लक्षित समूहों के बारे में अगर बात करें तो OSCS, या कह सकते हैं कि हिंसा जो कि कह सकते हैं कि घरों में से हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, या घर से बाहर भी अगर हिंसा हो रही तो हिंसा जाति वर्ग धर्म क्षेत्र यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का ये समर्थन करेगा। केंद्र को निम्नलिखित सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। आपातकालीन प्रक्रिया से बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, महिला एफआईआर दर्ज करने में महिलाओं प्राथमिक एफआईआर दर्ज करने में महिलाओं की सहायता। ठीक है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन एवं परामर्श तथा कानूनी सहायता और परामर्श इस योजना के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना यानी एक ही जगह पे इन सारी योजनाओं से संबंधित आपको कानून वगैरह भी पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है। अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, इसका द्वितीय चरण भी लॉन्च हो चुका था। ठीक है। तो बात करते हैं, अगर पहले वाले की चरण की बात करें तो 1 मई 2016 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। अगर भूमिका के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। LPG कनेक्शन केवल गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता था। योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ BPL, या कह सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें, हालांकि मैं बता ही चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो कि मुफ्त में LPG कनेक्शन वितरित करने के पूरा किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार को पता है कि कोई अगर गांव में अगर सबको हम फ्री सिलेंडर बांट देंगे तभी वो फ्री गैस का या जो गैस सिलेंडर होता है उसका उपयोग करके खाना बनाएंगे, वरना गांव में तो लकड़ियां होती हैं तो लोग लकड़ियों से काम चला लेते हैं। ठीक है। तो मुफ्त में ही ये सरकार को पता था, इसलिए सरकार ने मुफ्त में ही गैस कनेक्शन वितरित किया और फिर उनकी सबकी आदत बिगाड़ दी। अब वही जियो वाला काम हुआ था, पहले फ्री में नेट दिया, अब भाई दबा के रुपए ले रहा है। ठीक है। तो योजना को लागू करने के का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं की स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेसिकली 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है। वर्तमान के बारे में अगर बात करी जाए कि वर्तमान के उपयोग आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना तथा शुद्ध जीवन ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। जो बीमारियां खाना खाने के लिए उपयोग में आने वाले शुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं
उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कमी होने की संभावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगी। क्लियर। अगली योजना आ जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, हालांकि मैं इसको बता ही चुका हूँ आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। और इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली कह सकते हैं कि जो नवजात बच्चियां थीं उनको बचाने से संबंधित था, और उनको उनका एक तरीके से मतलब कुल मिला के जो सेक्स रेशियो था पुरुष वर्सेस महिला का, उसको बराबर लाने के लिए, लिंगानुपात के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने की मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ने जैसे मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ध्यान रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आ जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आएगा तथा मानव संसाधन मंत्रालय आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कौन सा मंत्रालय चलाता है, संचालित करता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से। इस योजना में मुख्य घटकों में शामिल प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता तथा और प्रचार अभियान चलाया तथा चुने हुए 100 जिलों में जहां शिशु लिंगानुपात बहुत ही कम था में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित कार्य करना, बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षित करना, संवेदनशीलता तथा जागरूक बनाना तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं निशुल्क हेल्थ कार्ड योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 में स्टार्ट हुई थी। निशुल्क हेल्थ कार्ड यानी कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। निशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, इसके तहत ये भी सितंबर 2005 में ही स्टार्ट की गई थी। ये जुलाई में हुई थी, ये सितंबर में हुई थी। ठीक है, और कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को ग्रामीण तथा नगरीय मलिन बस्तियों की जो छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा को उच्च स्तर प्रदान करना था। ठीक है, बालिका श्री योजना ये वर्ष 2006 में स्टार्ट की गई थी। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बालिका श्री योजना चालू की गई थी। ठीक है, अगली योजना की बात करें तो यूनिफॉर्म एवं बाइस्किल योजना। हालांकि ये योजना 2003 और 4 में स्टार्ट की गई थी, 3-4 में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म तथा साइकिल का वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो बेसिकली अगस्त 2004 को ये लॉन्च हुई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों को स्थापित करना था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगली योजना आ जाती है अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना, वर्ष 2008 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का अंतर्गत अस्वच्छ पेशे से लगे बस्तियों में के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति तथा तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना 2005 में लागू की गई थी। यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित थी। ठीक है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, तो अपना घर पहले सपना था, अब सपनों का घर अपना है। ठीक है, बेसिकली 24 मार्च 2013 को स्टार्ट की गई थी लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, और कमजोर आय वर्ग के लोगों के परिवारों को मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का। ठीक है, अगली योजना आ जाती है ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, तो बेसिकली ये 1972 और 73 से चलाया जा रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य है बेसिकली न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार के प्रयासों से सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करवाना ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगली योजना आ जाती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, बेसिकली ये योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू हुई थी। इस योजना में गांव में रहने वाले गरीबों को हेतु रोजगार से संबंधित थी। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो ये थी ना योजना, क्या नाम,
स्वर्ण जयंती, इसी को अपडेटेड करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया गया था। तो 25 सितंबर सन 2001 को ये कन्वर्टेड हो गई थी, या कह सकते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने लगी थी। और इस योजना का उद्देश्य भी वही था कि अवसर उपलब्ध करवा के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध करवाना भी ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक है। अगली योजना आ जाती है विधवा पेंशन योजना। तो विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2015 में लागू की गई थी। इसमें विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना था। 18 से 60 वर्ष की विधवाएं, विधवाओं को 500 रुपए में मासिक कह सकते हैं कि सहायता प्रदान की जाती थी। हालांकि अभी का जो बजट आया है कह सकते हैं 2024 का, उसमें ये इस राशि को 500 से बढ़ा के शायद 1000 रुपये कर दिया गया है। जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले ये इसको देख के जाइएगा कि विधवा पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना भी थी, ये 1994 में लागू हुई थी। और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों को 800 रुपये मासिक प्रदान किए जाते थे। लेकिन इसको भी आप देख के जाइए, अब शायद ये 1500 जने 2000 रुपये हो गए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की। इस योजना का प्रारंभ 2016 में हुआ था। 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति को 500 रुपये मासिक सहायता दी जाती थी, ठीक है। तो ये थी कुछ योजनाएं जो कि मैंने आपको इनका सारा एक्सप्लेनेशन करवाया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अभी तक की योजनाओं से लगभग 8-10 वीडियो बन चुके हैं योजनाओं के ऊपर, ठीक है। हालांकि कल के वीडियो में ये सारा एक जो सिनेरियो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत सरकार की योजना, वो सारी मैं बता दूंगा, उनसे संबंधित मंत्रालय, ठीक है। उसके अलावा फिर एक और वीडियो कर दूंगा जिसमें ये भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं तथा उनके जो फोकस है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, या हो सकता है इस एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें कह सकते हैं कि जो पंचायत सचिव होता है या फिर पंचायत सहायक होता है, बस वही रह गया ना कि उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो वो हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।